नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल की टॉपिक हमारी चल रही थी, जो एक दिन पहले से ही चल चुकी है, फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें जो है उसके परिचय के बारे में हम देख चुके थे उस सेशन में, पिछले सेशन में। उसके उद्देश्य क्या है वो देखे थे, उसके जो विशेषताएँ हैं, साइलेंट फीचर, उसको देखे थे, और उसकी महत्वपूर्णता क्या है, किस लिए महत्व है, क्या महत्व रखती है, वो हमने देखा था। और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है, कल की क्लास में हमने देखा फंडामेंटल राइट। उसमें जो है पहला समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, तो उसको पूरा हम कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हम देख देते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। आज हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा अधिकार क्या था, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया। स्वतंत्रता का अधिकार। पिछली क्लास में हमने बता रखा है कि सिर्फ 6 अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 अधिकार थे। जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार से निकाल के, फंडामेंटल राइट से निकाल के, आर्टिकल 300 के तहत उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो यहां देखते हैं राइट टू फ्रीडम क्या है। राइट टू फ्रीडम, इसकी बात करते हैं। तो इससे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या चीजें थी। ये आर्टिकल 19 से 22 तक की बात करता है। पहला आर्टिकल जो है फर्स्ट 19, इसके विषय में अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं या अनागरिकों को नहीं। ठीक है। इसके तहत जो है 6 प्रकार के अधिकार आते हैं। आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है। इसमें कहा गया है, जो प्रियम्बल में दिया हुआ है, विचार, अभिव्यक्ति, वाक, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, वाक की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी दी गई है। ठीक है। तो सॉरी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में विचार, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ये कितने प्रकार से, मतलब कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के संबंध में या किसी संबंध में अपने विचार रख सकता है, और उसको किस तरीके से रख सकता है, उसका साधन क्या है। जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया जैसे सोशल मीडिया हो गया, तो ये सारे क्षेत्र जो है आते हैं। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ध्यान दीजिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता यही आती है। कभी कभी पूछता है प्रेस की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इसमें कहा गया है कि बिना हथियार के, मतलब निरायुध, बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, कि आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं ले सकते। हथियार लेने से क्या है, माहौल गड़बड़ा जाता है, वो सम्मेलन अहिंसात्मक हो जाता है, अराजकता फैल जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, आंतरिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, आंतरिक शांति को कायम करने के लिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि आप सम्मेलन कर सकते हैं। इस मुद्दे पे आप किसी से सहमत नहीं है, गवर्नमेंट से या किसी से, तो आप वहां सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इसमें कहा गया कि आप संघ बना सकते हैं, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई, मतलब
कि आप एक ग्रुप बना सकते हैं किसी भी संदर्भ में, लेकिन ये संघ एवं संगठन संविधान विरोधी न हो, देश विरोधी न हो, इस चीज का ध्यान रखना होगा। देश के हित में काम करे, समाज के हित में काम करे, ऐसा संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ये क्या कहता है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, डी कहता है कि आपको पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, फ्री में आप कहीं भी मतलब फ्री होके पूरे देश में घूम सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप कहीं भी पूरे भारत में बस जाने की स्वतंत्रता या निवास करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता पूरे भारत में कहीं भी, ठीक है। और आर्टिकल जो है आपका 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, एफ क्या कहता है कि आपको कोई भी व्यापार, कोई भी पेशा, कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता है। इसको वृत्ति कहा जाता है, पेशा को वृत्ति, कोई भी व्यापार या कारोबार, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता दी जा सकती है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। कैसे नहीं है कि इस पे कुछ सीमित प्रतिबंध भी लगाए गए, मतलब आपको आपकी स्वतंत्रता सीमित है, असीमित नहीं किया गया। इसको एक दायरे में बांधा है हमारे संविधान निर्माताओं ने। कैसे बांधा है कि आपको बोलने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसे कोई स्पीच नहीं आप ऐसा कोई स्पीच नहीं दे सकते जो हमारा देश विरोधी हो, संविधान विरोधी हो। जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता आती है, हमने आपको बताया, और भी सारी चीजें हैं। निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता हम आपको बताएं, इस पे लिमिटेशन क्या है कि आप कोई हथियार नहीं रख सकते, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का मुद्दा है। शांतिपूर्वक सम्मेलन आप कर सकते हैं, ठीक है। संघ संगठन बनाने की आपकी है जो है स्वतंत्रता प्राप्त है, कि मतलब कोई असंवैधानिक या संविधान विरोधी ना हो, भारत विरोधी ना हो, ठीक है। अगर वो होता है, जैसे यूएपीए एक्ट आया हुआ है, तो उसमें कुछ संशोधन किया गया कि पहले क्या होता था कि कोई भी ग्रुप बनाया जाता था, उस ग्रुप का कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर पकड़ा जाता है तो उस सिर्फ व्यक्ति के ऊपर ही जो है आप एनएसए लगा के या फिर उसको देश विरोधी जो भी उसकी कानूनी कार्रवाई है करके उसको पकड़ा जाता था। लेकिन कह दिया गया इस एक्ट में, जो भी हाल ही में पेश हुआ है, अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्टिविटी, उसमें कहा गया है प्रोटेक्शन एक्ट कि संघ या संगठन कोई व्यक्ति बना रहा है और वो संगठन जो व्यक्ति बनाया हुआ है, पहले संघ को, संगठन को ही टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार घोषित किया जाता था, उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति बच जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया यूएपीए के तहत कि जो व्यक्ति संघ या संगठन बनाएगा, संघ तो या संगठन तो अगर टेररिस्ट एक्टिविटी या भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है, उसको तो असंवैधानिक घोषित किया ही जाएगा, प्लस में जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण किया है उस व्यक्ति को भी यूएपीए के तहत दंडित किया जाएगा, उसको भी टेररिस्ट माना जाएगा। इसमें बहुत लंबी बहस चली थी राज्यसभा में। उसके बाद आ गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो है डी, आपको कहा गया है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता पूरे भारत में। लेकिन इस पे भी कुछ प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है कि शेड्यूल 6 के तहत जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसको वो यहाँ पे प्रोटेक्शन है, मतलब कि शेड्यूल 6 प्रोटेक्ट करता है उन एरियाज को, और शेड्यूल 6 के तहत उन 4 राज्यों में आप घूम नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आदिवासियों, जनजातियों के भाषा, संस्कृति, कल्चर, इनसे संबंधित वहां पे प्रोटेक्शन राइट उनको दिया गया है। और भारत में जहां अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है क्षेत्र, वहां आप नहीं घूम सकते, वहां पे प्रतिबंध लगाया गया है। निवास की स्वतंत्रता, इस पे भी प्रतिबंध है। क्या है कि इस एरिया में जैसे एससी एसटी एरिया जो है शेड्यूल 6 के तहत और शेड्यूल 5 के भी तहत, उसमें आप निवास नहीं कर सकते, उसमें नहीं घूम सकते, और ना ही वहां पे
कारोबार वगैरह कर सकते। खैर कारोबार से कुछ थोड़ा बहुत छूट है, लेकिन कोई ऐसा व्यापार आप नहीं कर सकते जो देश विरोधी हो। फिर से वही बात, देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को सुरक्षित रखना ही इसका एक मकसद है। आपको व्यापार की स्वतंत्रता होगी, लेकिन आपका व्यापार ऐसा नहीं कि कोई शत्रु देश का जो है सहयोगी बने। तो आर्टिकल 19 से संबंधित ये सब बातें रही हैं। अब आर्टिकल 20 देखते हैं, 20 में क्या बात आती है। इसके थोड़ा सा क्या है, इससे संबंधित मेनका गांधी की सॉरी वो तो आर्टिकल 21 है। इससे संबंधित और भी केस आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं। निजता का अधिकार जो था क्या था, कैसे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आते हैं। लेकिन हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि वहां से सवाल नहीं बनते वनडे एग्जाम में, वो पीसीएस वगैरह का मुद्दा है। तो जब पीसीएस की क्लास कराएंगे तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो दोष सिद्धि से संरक्षण देता है, दोष सिद्धि से संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन या प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उसके अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है तो 3 तरीके से उसको देखा जाएगा कि वाकई में वो अपराधी है, एक्यूज्ड है या नहीं है। इस संबंध में यहाँ पे बातें कही गई है। तो इसको जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं 3 बातें जो कही गई हैं, वो 3 बातें क्या हैं। तो 3 बातों में पहला आता है कि पहला आता है जांचने के लिए कोई व्यक्ति अपराधी है कि नहीं, तो कार्योत्तर से संरक्षण। ठीक है, इसमें आर्टिकल 21 क्लॉज ए क्या कहता है, 21 क्लॉज 1 सॉरी आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। क्या है ये, इसको कहते हैं एक्स पोस्ट लॉ। का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उस कार्य के दौरान लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि अगर व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उस समय चोरी से संबंधित कोई कानून नहीं बना है, मतलब चोरी करना कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन बाद में चोरी आज किया, ठीक है, या चोरी कल आज करता है और कानून जाके 3 दिन बाद बनता है कि चोरी करना मनाही है, तो आज जो व्यक्ति चोरी किया है उसको जो है संरक्षण मिल जाएगा, वो अपराधी घोषित तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं भूतलक्षी विधायन। इसका एक वर्ड आता है भूतलक्षी विधायन, भूतलक्षी विधायन। इसी को कहते हैं एक्स पोस्ट लॉ। ठीक है, कि कोई व्यक्ति आज कोई अपराध कर रहा है और उस अपराध से संबंधित कोई कानून नहीं बना है, तो इस मतलब कोई कार्य कर रहा है और वो कार्य समझ लीजिए गैर कानूनी, या कह सकते हैं कि गैर सामाजिक कार्य है, ऐसा कार्य जो सही नहीं है और उस कार्य के लिए कोई कानून सॉरी आज के डेट में नहीं बना है। कल 3 दिन बाद 4 दिन बाद ऐसे कृत्य मान लीजिए बढ़ गए और कोई कानून बन गया, तो उस कानून को जो आज व्यक्ति ने कार्य किया है पीछे ले जाके नहीं करेंगे। मतलब कि कानून कल बना तो आज जो हम किए हैं हम भी अपराधी होंगे, नहीं होंगे। उससे उनको छूट दिया गया है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं जो उस दौरान किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है, तो बाद में अगर उससे संबंधित कोई कानून बनता है तो वो कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि कानून बाद में बना, कार्य आपने पहले कर लिया था, इसलिए आप निर्दोष साबित हो गए। इसको और एक्सटेंड में अगर ब्रीफ में जाए तो बहुत सारी बातें हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में देखते हैं क्या है। सॉरी तबियत नहीं सही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्लॉज 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दोहरे दंड से संरक्षण की बात कही गई है, डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डबल जियोपार्डी, DOBU डबल जियोपार्डी।
जियोपार्डी का मतलब होता है दोहरे दंड, दोहरा दंड, दोहरे दंड से संरक्षण। इसमें क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है तो उस दौरान लागू कानून का उल्लंघन हुआ है, उस कानून के अनुसार जो दंड होगा उसका वो भागीदार होगा। ठीक, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया, ठीक है, अब बाइक चोरी किया, बाइक चोरी के संदर्भ में उसको अब वहां कानून का उल्लंघन करता है, समझ लीजिए 6 महीने का कारावास हो गया। अगर वो 6 महीने बाद छूट के आ रहा है तो फिर उसको उसी कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि आपने एक अपराध किया, आपको एक बार कानून के उल्लंघन के बाद जो दंड का भागीदार होंगे आपको वो दंड मिलेगा, और दंड पूरा करने के बाद दोबारा आपको उसी चीज की, उसी कृत्य के लिए दंड नहीं किया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा उसी कार्य के लिए। तीसरा इसमें क्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इसमें क्या कहा गया था, आत्माभिशंसन, आत्माभिशंसन से सुरक्षा या संरक्षण, आत्माभिशंसन से संरक्षण, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से जो है प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है और वो एक्यूज्ड है, ठीक है, अभियोजन है, वो अगर एक्यूज्ड है तो उसको अपने ही खिलाफ कोई साक्ष्य या प्रूफ या एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप रक्त का नमूना दीजिए, ब्लड का सैंपल, ठीक है, नार्को टेस्ट करवाइए, वगैरह वगैरह बातें, या आप बताइए आपने कैसे किया, क्या लिखे, बहुत सारी चीजें। तो आत्माभिशंसन से, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन आपको यही दिला रहा है कि आपको अपने ही विरुद्ध एविडेंस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई खुद से देना चाहता है तो उस पर कोई जो है रोक टोक नहीं है। तो आर्टिकल 20 जो है यही कहता है, एक बार ब्रीफ कर दें, कि ऐसे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, तो उसको 3 प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कि मतलब कोई कार्य अभी किया और कानून 10 दिन बाद बन रहा है तो उस कानून के अनुसार आज किए गए कृत्य के लिए हमें अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता। दोहरे दंड से संरक्षण, मैंने जो कार्य किया मुझे उसका दंड मिला, अब उसी कार्य के लिए दोबारा मुझे आप दंडित नहीं कर सकते। और आत्माभिशंसन से संरक्षण, मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन, कैसे कि आप हमें खुद के ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। अब देखिए आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में मेनका गांधी का वाद रहा है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का वाद रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें आई, जिसमें कहा गया कि प्राकृतिक न्याय की बातें आई। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। अब इसके तहत क्या कहा गया, इसके तहत एक तो आर्टिकल 21 आया है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, एक आर्टिकल 21A आया हुआ है, क्लॉज ए नहीं, ए आया हुआ है, जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें कहा गया किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। किससे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया से। पहले क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब किसी व्यक्ति को मनमाना आप जो है उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो है मुक्त नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं छीन नहीं सकते, जीने मरने की आजादी नहीं दे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कि कानून बना के, कानून के द्वारा उसको जो है उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अभी तक इसमें यह था कि विधानमंडल के कानून की बात कही गई थी कि विधानमंडल कानून बना के, एग्जीक्यूटिव ने कार्यपालिका नहीं, विधानमंडल कानून बना के स्थापित प्रक्रिया द्वारा जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का वाद आया, तो उसमें कहा गया कि विधानमंडल कानून तो बनाएगा लेकिन वो कानून फेयरेबल हो, मतलब उचित हो, न्यायपरक हो, ठीक है, उचित हो, न्यायपरक हो और रीजनेबल हो। कारण उसका होना चाहिए कि किस कारण से आपने एक कानून बनाया, किस कारण से उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो है मुक्त कर दिया। यही नेचुरल आपका जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत यही है कि कानून तो बनाइए, उसको उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त करिए, मतलब कि उसकी स्वतंत्रता छीन सकते हैं, लेकिन कानून द्वारा। कानून कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। आर्टिकल 21 ये कहता है। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? ये कहता है शिक्षा से संबंधित इसकी बात है कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू RTE, राइट टू एजुकेशन। एक RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसमें क्या किया गया? 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया और इस इस अमेंडमेंट में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क जो है और गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, निःशुल्क दी जाएगी और प्लस अनिवार्य शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण हो। किसको? 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को, ठीक है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, राइट टू एजुकेशन जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में बन गया था, अमेंडमेंट हो गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 2009 को पारित होने के बाद पार्लियामेंट से 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कभी कभी सवाल पूछता है कि सूचना शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। तो ये तो था हमारा जो है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 22 की बात करते हैं, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो किस तरीके से उसको संरक्षण दिया जाएगा, ये बातें हम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, आर्टिकल 21 जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इस चीज को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, खैर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, निरोध मतलब हिरासत से संरक्षण, ठीक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। क्या है? 2 टाइप की होती है, सामान्य विधि द्वारा और एक निवारक निरोधक है, ठीक है। अगर उसकी बात करते हैं समान दंडिक विधि के अधीन, जिसे पिन्यूटिव कहते हैं, और निवारक निरोधक विधि के अधीन प्रिवेंटिव कहते हैं। सामान्य विधि के अधीन और निवारक निरोधक, निवारक निरोधक के अधीन, ये क्या है? ये प्यूनिटिव एक्शन है, प्यूनिटिव एक्शन, ठीक है। ये प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव एक्शन। क्या इसमें क्या कहता है और इसमें क्या कहता है?
इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी का उसको कारण बताया जाएगा। ठीक, उसके बाद उसको यह अधिकार होगा कि वो अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सके या उसकी नियुक्ति कर सके। तो मनपसंद मनपसंद वकील से परामर्श की इसको जो है या सलाह की स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक, गिरफ्तारी की मतलब 24 घंटे के अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा, समक्ष लाया जाएगा। ठीक है, हाँ, मान लीजिए कहीं दूर से गिरफ्तार किया है तो जो यात्रा का टाइम होगा उस ट्रेवल टाइम को काटने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको लाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें ये होगा कि मजिस्ट्रेट जो है इसके मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना मतलब 24 घंटे के ज्यादा इसको कस्टडी में नहीं रख सकते। कस्टडी की बात कही गई है, या हिरासत में नहीं रख सकते। ठीक है, इसको अगर व्यक्ति को हिरासत में रखना है तो मजिस्ट्रेट से जो है आपको परमिशन लेनी होगी, वो भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए नहीं। ठीक है, और ये तो हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन में क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे देश को जो है उसकी हिंसा ये शांति भंग हो सकती है, इस कारण उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें मूल रूप से कहा गया है कि व्यक्ति जो समाज विरोधी हो, ठीक है, उसको केवल संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर लेंगे। कैसे, देख लीजिए सॉरी, जैसे चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो मतदान के कुछ दिन पहले ही अगर कोई व्यक्ति के ऊपर संदेह है कि ये हिंसा करा सकता है, सांप्रदायिक दंगे भिड़ा सकता है, देश की एकता अखंडता असुरक्षित हो सकती है इसके द्वारा, तो संदेह के आधार पे इसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये यही कहता है निवारक निरोधक क्या है, संदेह के आधार पर गिरफ्तार के आधार पर गिरफ्तारी। ठीक, और ये जब गिरफ्तार हुआ तो ये 3 महीने तक कारावास में रह सकता है, ये नियम है। अच्छा, ये सामान्य दंड की विधि के अधीन जो इस व्यक्ति को दिया गया है ये सारे अधिकार, वो निवारक विरोध प्रिवेंटिव वालों को नहीं मिलेगा। 3 महीने से अधिक अगर इसकी जो है कारावास की ये अवधि बढ़ाई जाएगी तो उसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक समिति गठित करेंगे, उसमें रिकमेंडेशन आएगी तो वहां से 3 महीने से ज्यादा इसको बढ़ाया जाएगा। तो आर्टिकल 22 वही कहता है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो यहां से सवाल बनेगा कि आर्टिकल 22 में आता क्या है। ये चीजें थी, यहाँ पे हमारा जो है राइट टू फ्रीडम जो है समाप्त हुआ। आगे हम बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 23, 24 जो है इसमें आएंगे, जिसमें बाल श्रम की बातें कही गई हैं, बलाश्रम की बातें कही गई। बाल श्रम और बलाश्रम ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और मानव तस्करी को रोकने से संबंधित बात की गई है। 24 में कहा गया है कि 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो है उनके अभिभावक को देख रेख की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक प्रकार से ये चीजें जो है आर्टिकल ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, मैं ये कह सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 2 आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। देखिएगा यहाँ लिख देते हैं आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। 23, 24 क्या कहता है इन दोनों की बातें
कर लेते हैं। अब आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो ये कहता है बाल श्रम और मानव दुर्व्यापार जो है रोक लगाई जाएगी। बाल श्रम प्लस मानव दुर्व्यापार जो तस्करी होती है, मानव दुर्व्यापार पर रोक। इसके अंतर्गत आ गया जैसे चाइल्ड लेबर आ गया तो बाल श्रम की मनाही है, बाल श्रम नहीं करा सकते हैं आप। बलात् श्रम, ध्यान दीजिएगा, बलात् श्रम, बाल श्रम बलात् श्रम अलग अलग है। बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर, उनको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, ठीक है। बेगारी नहीं होगी, बिना पैसे को आप किसी से काम नहीं करा सकते। बहुत लोग आज भी गांव में काम करा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं। दास प्रथा पे रोक है, स्लेवरी सिस्टम, इस पे भी रोक है। जैसा कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1843 में इसको जो है खत्म कर दिया गया था, ठीक है। मानव दुर्व्यापार मतलब कि मानव, मनुष्य की, बच्चों की और जो महिलाएं हैं, महिलाओं की तस्करी पर रोक है। इसके लिए विदेशों में भी बहुत कानून बनाए, यूएन में भी बहुत कानून बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है कानून बना के, जैसे बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन एक्ट 1976 या इसके तहत संसद जो है कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 के तहत हमने बताया ना, संसद फंडामेंटल राइट पे कानून बना सकती है, कानून बना सकती है इन सबको खत्म करने के लिए या बाल श्रम मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए। यहाँ चीज ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 35 के तहत आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 ये दो कानून इसके तहत फंडामेंटल राइट पे बनाए गए और इसका उल्लंघन जो करेगा वो दंडनीय अपराध होगा, वो दंड दिया जाएगा। अब बालकों के नियोजन का प्रतिषेध की बात करते हैं। नियोजन पर प्रतिषेध, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, प्रतिबंध। इसमें कहा गया है जो 14 वर्ष तक के बालक हैं, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको जो है आप खानों में, कारखानों में कार्य नहीं कराएंगे। क्या इसकी अवधि रखी गई है? बच्चों की उम्र की अवधि 14 वर्ष। 14 वर्ष। आर्टिकल 24 कहता है कि आप 14 वर्ष तक के बच्चों को, चूंकि इनका ये नैतिक अधिकार है, इनका भौतिक अधिकार है कि आप इनको 14 वर्ष तक काम नहीं करा सकते और ये अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे ये रोक लगाएं। इसके लिए क्योंकि इनके स्वास्थ्य और इनके जीवन की रक्षा से संबंधित बातें कही गई हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें खान एक्ट 1952, जिसे माइन एक्ट कहते हैं, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 इस तरीके से जो है कानून बना के इस पर रोक लगाई गई है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। 23 बाल श्रम मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाने की बात करती है। आर्टिकल 35 के तहत संसद को इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी ऐसी जगह काम नहीं करने दिया जाएगा जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन पर प्रभाव पड़े। आर्टिकल अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक प्रबंध करने की जो है स्वतंत्रता, धर्म के अनुसार शिक्षा देने की स्वतंत्रता, ये चीजें जो है यहाँ पे आएंगी। तो देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। इस तरीके से धीरे धीरे जो है हमारा ये फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा जो है चौथा अधिकार है। इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके संबंध में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28
ये जो है 4 आर्टिकल आते हैं। और आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो 25 क्या कहता है? कहता है कि व्यक्ति को अंतःकरण और अबाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अबाध रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता। इसके तहत 4 चीजें दी गई हैं। क्या 4 चीजें हैं देख लेते हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता में कहा गया है कि व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपने ईश्वर से अपने अनुसार संबंध बना सके। भक्त के रूप में, पुजारी के रूप में, तो एक तरीके से दिया गया है कि हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने जो है जीसस से, वाहिगुरु से, ये जो है यहाँ पे दिया जाता है कि आप उनसे अपने अनुसार संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है। धर्म को मानने का अधिकार, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्रेम्बल का आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट रहा है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति निर्बाध रूप से खुलकर सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकता है कि मैं फला धर्म का व्यक्ति हूं और इस धर्म के अनुसार मैं अपना कर्मकांड करता हूं। ठीक है। उसके बाद क्या है तीसरे में कि आचरण करने का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस, और उसके बाद प्रसार करने का अधिकार। तो आचरण करने का अधिकार और उसके बाद प्रचार करने का अधिकार। तो राइट टू प्रैक्टिस में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित जो भी कर्मकांड है, पूजा है, विधियां हैं, धर्म को मानने की, धर्म को करने की, तो वो करने की आपको आजादी है। और प्रचार करने का अधिकार क्या है? प्रचार करने का अधिकार है कि हर व्यक्ति अपने धर्म की बातें, अच्छाइयां, अपने धर्म को प्रचारित करने का अधिकार दिया गया है कि लोगों को सामने अपने धर्म की जो है अच्छाइयों का व्याख्यान कर सके। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, धर्मांतरण का अधिकार भी इसके तहत है, लेकिन जबरदस्ती आप किसी का जो है धर्मांतरण नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 26 की बातें करते हैं। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है कि धार्मिक प्रबंध का अधिकार दिया गया है। देखते हैं आर्टिकल 26 में क्या है। आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 25 व्यक्तियों से संबंधित है, ये धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। धार्मिक संप्रदाय से संबंधित। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि धार्मिक प्रबंधन का अधिकार दिया जाता है आपको। धार्मिक प्रबंधन के अधिकार मतलब राइट टू रिलीजियस मैनेज या फ्रीडम और मैनेज, जो भी है कह सकते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदाय को दी गई है। धार्मिक संप्रदाय मतलब रामकृष्ण मिशन हो गए, ठीक है, लिंगायत समुदाय हो गए, तो इनके समुदाय में जो बनेगा वो ऐसे जो है रामकृष्ण मिशन, ये सब धार्मिक संप्रदाय है। इनके तहत कुछ बातें कही गई हैं। अब उन बातों की अगर हम चर्चा करते हैं तो कहा गया है कि ये संस्थाएं बन सकती हैं, चैरिटेबल हो सकती हैं। ये संस्थाएं जो है चैरिटेबल होंगी, मतलब ये जो समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, अपने धार्मिक प्रबंधन के लिए एक चैरिटेबल संस्था का निर्माण कर सकती हैं। कहा गया धार्मिक व मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उन्हें पोषित करने का अधिकार, चैरिटेबल होती है। दूसरा क्या है दूसरा क्या कहा गया है? अपने धर्म विषयक कार्य को प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। कि दूसरा ये कहता है कि अपने धर्म संबंधी कार्य को प्रबंधित कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति जो है,
जिसे स्थावर एवं जंगम कहते हैं, सॉरी जंगम एवं स्थावर, चल और चल संपत्ति का अधिकार इनके पास होगा, कि इससे मंदिर से संबंधित या जो भी धर्म से संबंधित है उसके पास अधिकार किसका होगा। और इस संबंधी का ये चल संपत्ति से संबंधित जो प्रशासन हो, वो प्रशासन का भी अधिकार इन्हीं को दिया जाएगा। कहने का मतलब चल संपत्ति भी रखने का अधिकार होगा उसको प्राप्त करने का, और उसको प्रशासन करने का अधिकार भी ये धार्मिक संप्रदाय को ही होगा। 26 ये कहता है कि धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, ऐसी संस्थाएं बनाएं उसको पोषित करें, चैरिटेबल हो जो हमारे धर्म से संबंधित विषयों को आगे बढ़ाए। चल अचल संपत्ति सॉरी स्थावर और जंगम संपत्ति जिसे कहते हैं, उससे संबंधित उसको प्राप्त करने का अधिकार, रखने का अधिकार और उसको प्रशासन करने का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 26 कहता है। अब आर्टिकल 27 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 27 की बात करते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर से मुक्ति। आर्टिकल 27 कहता है धर्म को बढ़ाने के लिए या धार्मिक अभिवृद्धि हेतु या कर से मुक्ति, कर से मुक्ति। ये कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए आप उनसे जबरदस्ती टैक्स नहीं ले सकते। तो यहाँ पे टैक्स की मनाही करी गई है, ठीक है, कि किसी धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से आप ये कर नहीं ले सकते कि आप हमें टैक्स दीजिए, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। इस चीज की यहाँ पे मनाही की गई है। उसके बाद आर्टिकल 28 आता है। आर्टिकल 28 आता है। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 28 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता है ये देखते हैं। 3 टाइप की है, ठीक है। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य के पैसे से या राज्य की निधि से जो शिक्षण संस्थाएं बनाई जाएंगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर आर्टिकल 28 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 28 क्लॉज 2 कहता है कि यदि कोई शिक्षण संस्थान एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित होता है तो उसको जो है शिक्षा देने का अधिकार होगा, लेकिन प्रशासन का अधिकार राज्य के पास होगा। प्रशासन का अधिकार राज्य के पास होगा, राज्य जो है इसको प्रशासित करेगा, ठीक है। अगर ट्रस्ट के रूप में भी होता है तो आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो है राज्य सरकार के पास होगा। और तीसरा दिया गया है किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 28 क्लॉज 3 कहता है कि अगर राज्य ने पैसा दिया, राज्य के निधि से, राज्य के फंड से कोई ये स्कूल कॉलेज बनता है, ठीक है, कोई संस्था बनती है, तो उसमें किसी व्यक्ति को या राज्य मान्यता देती है, तो मान्यता प्राप्त धार्मिक शिक्षण संस्थानों में किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि आप आइए फला धर्म की शिक्षा ग्रहण कीजिए। अगर कोई बच्चा है, अवयस्क है, माइनर है, तो उस माइनर के अभिभावक की सहमति लेकर ही उसको शिक्षा दी जाएगी। अगर उसके अभिभावक ये सहमति नहीं दे सकते हैं, स्वीकृति नहीं देंगे, तो उस अवयस्क को ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो जैसे इसमें कहा गया आर्टिकल 27 में कि कोई व्यक्ति को फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमें टैक्स पे करिए ताकि हम फला धर्म को बढ़ावा दे सके। तो आर्टिकल 28 भी हम देख लें कि धार्मिक शिक्षा संस्थाओं के स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। 21 क्लॉज 1, 28 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 की बातें हमने कर ली, ठीक है। आगे आते हैं हम जो है संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार जो है 2930 की बात करते हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों की बात कही है, माइनॉरिटीज की। और ये ध्यान रखिएगा कि माइनॉरिटीज जो है
उनका अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है। तो आज की क्लास थोड़ी सी जो है बाहर जा रही है, लेकिन देखते हैं आर्टिकल 29 से 30, ठीक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दो आर्टिकल आए हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को, ठीक है, उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति, ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को संरक्षित करने का अधिकार है, संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है। इसमें आते कौन है? आर्टिकल 19 में आदिवासी समुदाय, ठीक है। इसी के तहत शेड्यूल जो है हमारे संविधान में अनुसूची 5 और 6 गठित की गई है आदिवासियों से संरक्षण संबंधित। आर्टिकल 29 ये उनका फंडामेंटल राइट है कि अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को जो है सुरक्षित कर सके। आर्टिकल 30 की बात अगर आप कर लेते हैं तो शिक्षण संस्थानों में जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है कि कोई भी अल्पसंख्यक, ठीक है, अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 पढ़ाए थे तो उसमें कहे थे कि SC, ST और OBC को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो है ये आरक्षण दिया जाएगा। वो क्लॉज यहाँ पे, वो आर्टिकल यहाँ पे नहीं लागू होगा, आर्टिकल 30 के ऊपर नहीं लागू होगा, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, ठीक है। ये चीजें जो है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ खत्म होता है। अगला जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हम अगली क्लास में जो है डिस्कशन करेंगे। आज चूंकि समय की कमी रह गई है तो उसको एक बार डिटेल में देख लेंगे। तो दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।